नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। हमने ये जो वीडियो श्रृंखला चला रखी है, ये मूलतः जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके काम की है, या कोई भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हो और अगर आपका विषय राजनीति विज्ञान है तो ये बहुत काम की श्रृंखला है। अभी मैं राजनीतिक विचारकों के बारे में बात कर रहा हूँ और उससे पहले हमने बहुत से राजनीतिक विचारकों के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में पहला सवाल क्या उठता है, और कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा अवदान राजनीतिक सिद्धांत में जो है उसी पर पहला प्रश्न बनता है, और वो है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब इसका जवाब देने से पहले हमें पता होना चाहिए वर्ग की अवधारणा क्या है। देखिए, वर्ग समाज में जो असमानताएं हैं उसको प्रदर्शित करने वाली एक इकाई है, और यह इकाई 19वीं शताब्दी के आरंभ में सबसे पहले सामने आई थी। इससे पहले समाज में जो असमानताएं होती है उनको अगर समूह के रूप में हमें देखना होता था तो हम शब्द काम में लेते थे रैंक या स्टेटस, परिस्थिति या स्टेटस या रैंक जिसे हम कहते हैं। तो मध्ययुग में इस प्रकार के शब्द काम में लिए जाते थे। मध्ययुग तक, बल्कि 18वीं शताब्दी तक वर्ग शब्द काम में नहीं लिया जाता था। वर्ग शब्द सामने आने लगा मूलतः पूंजीवाद के बाद में। पूंजीवादी व्यवस्था, या जिसे हम कह सकते हैं जब फैक्ट्री सिस्टम आरंभ हुआ, जब इंडस्ट्रीज लगी, उद्योग लगे, तो उद्योगों में सबसे पहले श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बात की जाने लगी। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन ने किया था, जिसको कि बाद में एंजल्स ने बताया था। जो पुस्तक लिखी थी उसने साइंटिफिक सोशलिज्म और यूटोपियन सोशलिज्म पे जो किताब लिखी थी, यूटोपियन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। एंजल्स अपने और मार्क्स के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद मानता है, और उससे पूर्ववर्ती जितने भी विचारक थे जो समाजवाद की बात करते हैं या समाजवाद की झलक जिनके विचारों में दिखती है, उनको वह यूटोपियन सोशलिस्ट मानता है, कल्पनावादी, क्योंकि वे समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन समाजवाद कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में उनके विचार स्पष्ट नहीं थे। इन्हीं कल्पनावादी समाजवादियों में एक था सेंट साइमन, जो फ्रांसीसी विचारक था, जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में जिसने बहुत से काम किए थे, और ये वर्ग की अवधारणा सबसे पहले उसी ने इंगित की थी। और फिर उसके बाद में उसके जो शिष्य थे वो इस वर्ग की अवधारणा को आगे लेके चले। सेंट साइमन ने क्रिश्चियन सोशलिज्म की बात की थी, जिसका अर्थ था कि जो ईसाई धर्म में जो सामाजिक सिद्धांत हैं उसको अगर राजनीति में लागू किया जाए, आर्थिक क्षेत्र में लागू किया जाए, तो एक समाजवादी व्यवस्था सामने आएगी जिसे वह ईसाई समाजवाद कहते थे। खैर, ये तो वर्ग शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने बात की। वर्ग शब्द जो धीरे धीरे राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बनता गया। कार्ल मार्क्स ने इसका उपयोग किया है और उसने पहली बार इसको स्पष्ट रूप से अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने कहीं पर भी इसको परिभाषित नहीं किया है। वो मान रहा था शायद उस समय तक कि सब लोग वर्ग की परिभाषा जानते हैं, क्योंकि तब तक ये शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। अगर हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर देखें तो हम कहेंगे कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग चेतना की बात की है या वर्ग की बात की है, उसमें वह वर्ग को उत्पादन की शक्तियों से संबंधित मानता है, उत्पादन के संबंधों से संबंधित मानता है। कि एक वर्ग वो होता है जिसका उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण होता है, एक वर्ग वो होता है जो कि उत्पादन में काम करता है, जो उत्पादन की शक्तियों में काम करता है, और एक वो जो उसका उत्पादन शक्तियों पर नियंत्रण होता है। 2 प्रकार के वर्ग होते हैं पूंजीपति समाज में, ये बुर्जुआ और
श्रमिक वर्ग का उसने संज्ञा दी है। लेकिन मार्क्स ने इन वर्ग की अवधारणा को पुराने जो समाज थे, चाहे वो कृषिक समाज हो, चाहे दास प्रथा जहाँ पर थी वो समाज हो, उसमें भी इस वर्ग की अवधारणा को लागू किया है। और उसने वहाँ भी समाज को दो भागों में विभक्त करने की कोशिश की है कि कृषक समाज में एक तरफ एक सामंती वर्ग होता है, एक तरफ जो मजदूर वर्ग होता है। दास वाले समाज जो एंशिएंट समाज थे जो यूनानी नगर राज्य के समय में, तो वहाँ पर एक क्लास होती थी जिसे मालिक या स्वामी था, एक दास थे। तो इसलिए ये अवधारणा तो 19वीं शताब्दी में आई, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसको उपयोग पहले भी किया है। अब कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इतिहास का अध्ययन कार्ल मार्क्स ने किया वो उसने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर किया। उसकी मान्यता थी जो उसने हीगल से ली थी कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो द्वंद्वात्मक होता है, यानी वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर। और हीगल ने तो कहा था कि विचारों के आधार पर विचारों में होती है। मार्क्स कहता है कि नहीं, वह विचारों में न होकर जो भौतिकी वस्तुएं होती उसमें होती है। तो उसने कहा कि समाज या इतिहास जो आगे बढ़ता है वो भौतिकी शक्तियों के आधार पर आगे बढ़ता है, और उसमें आगे बढ़ने की जो उसकी रफ्तार है या आगे बढ़ने की जो उसकी दिशा है वो इस द्वंद्वात्मकता से निर्धारित होती है, वाद प्रतिवाद और संवाद से। अब ये व्यवहार में ये कैसे लागू होता है? तब वो कहता है कि ये वर्ग संघर्ष के द्वारा लागू होता है कि एक समाज के एक इतिहास के चरण में एक वर्ग वाद होता है, फिर दूसरा वर्ग पैदा होता है जिसे प्रतिवाद कहते हैं, फिर तीसरा वर्ग बनता है जिसे संवाद कहते हैं। तो इनके मध्य में संघर्ष अनवरत रूप से चलता रहता है, और इस संघर्ष का नतीजा है कि इतिहास आगे बढ़ता है या समाज आगे बढ़ता है। पूंजीवादी समाज में वह इस संघर्ष को सबसे तीव्र स्थिति में देखता है, और उसके अनुसार ये संघर्ष इस प्रकार का है कि पहले एक वर्ग संघर्ष आरंभ होगा, एक जिसे कहते हैं वो पूंजीपति वर्ग बनेगा, वाद फिर प्रतिवाद बनेगा श्रमिक वर्ग, फिर इन दोनों का संवाद बन के एक नई दिशा आएगी जो वर्ग विहीन समाज स्थापित करेगी। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने समाज को आगे बढ़ने के चरण को वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझाया है, और वो ये मानता है कि ये वर्ग का संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता, वर्गों में कभी भी समन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि इनका निर्माण ही एक दूसरे के हितों के विरुद्ध हुआ है। इसलिए जो वर्ग समन्वय की बात करते हैं वो मार्क्स के विचारों के विरोधी है। वो समाज में वर्ग विहीन समाज स्थापित नहीं करना चाहते। तो इसलिए जितने भी नॉन मार्क्सियन सोशलिज्म है, जैसे फैबियनवाद है, श्रेणी समाजवाद है या दूसरे हैं, इन सब को जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सियंस है वो मानते हैं कि ये सब गलत व्याख्या की गई है मार्क्स की, और ये हमारे शत्रु है। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष समाज के परिवर्तन की धुरी है, इसलिए उसका सबसे बड़ी देन यही सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का, और जिसके आधार पर अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास रूस का है, जब लेनिन ने एक राजनीतिक दल के माध्यम से इस वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाया और एक साम्यवादी दल ने वहाँ पर सत्ता संभाली। माओ ने इसी प्रकार से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर सत्ता संभाली। जो पूर्व यूरोप के बहुत से देश हैं या लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनमें भी इसी प्रकार से वर्ग संघर्ष के आधार पर साम्यवादी दलों ने सत्ता को प्राप्त किया था। तो इसलिए कार्ल मार्क्स के बारे में सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है कि उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को लेता है, वर्ग को कैसे परिभाषित करता है, और उसको किस प्रकार से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन को इतिहास का अध्ययन करने में जब लागू करता है, तब वर्ग संघर्ष उसकी वो धुरी है जिस पर इतिहास आगे बढ़ता है। ये सबसे पहला सवाल कार्ल मार्क्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार।